हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं मेंटेनेंस केस पर बात करने वाला हूँ। मेंटेनेंस केस हस्बैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत खतरनाक भी होता है, क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि इस कानून का मिसयूज किया जाता है। आप दोनों पक्षकारों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, पत्नी अपने मायके चली जाती है और बिल्कुल सरप्राइजिंगली आप एक दिन नोटिस प्राप्त करते हो मेंटेनेंस केस का, जिसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी होती हैं। आप कहते हो सर पूरा ही झूठ है, मैं तो खुद छोड़ के आया था, मैंने खुद एयर टिकट कराया था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो मायके रह रही थी, उसके बावजूद भी मैं पैसे भेज रहा था, लेकिन उसके बावजूद ये केस मेरे ऊपर आ गया है। और दोस्तों, ऐसे में ज़्यादा प्रॉब्लम तब हो जाती है जब आप किसी सरकारी नौकरी में होते हो या फिर आपकी कोई ऐसी जॉब होती है जहां पर आपकी सैलरी काफ़ी हाई होती है। और दोस्तों, अगर आप डिफेंस में हैं फिर तो क्या ही कहना है, फिर तो सीधा आपके डिफेंस में एक लेटर जाता है और आपकी सैलरी में से ही एक पर्टिकुलर परसेंटेज कट के उसके पास जाने लगता है। और दोस्तों, ऐसे में आप बुरी तरह से फंस जाते हैं। आपको समझ नहीं आता मैं क्या करूं, मेरी गलती शायद यही है कि मैं अच्छी नौकरी करता हूं। अब अगर आप इस चीज़ के सॉल्यूशन पे बात करो तो आपको सॉल्यूशन भी नहीं मिलता। और दोस्तों, जो बचाव आपके पास होता है कई बार वो बचाव भी नहीं हो पाता, क्योंकि इन केसेज में एक प्रकार का घपला, बहुत बड़ा घपला भी चल रहा है, जिसमें पति बहुत बुरी तरह से उलझ रहा है। कुछ मामलों में तो इतनी बुरी तरह से कि उसके पास कोई चारा ही नहीं है और गलत थॉट्स उसके मन में आने लगते हैं, और किसी के भी मन में आ सकते हैं अगर इतनी बुरी तरह वो फंस जाए। एक मामले के उदाहरण के आधार पे मैं आपको ये बताने वाला हूँ। कई बार जो पति होता है वो एनआरआई होता है, बाहर रह रहा होता है, सैलरी वहाँ पे ज़्यादा होती है, पत्नी यहाँ इंडिया में है और इंडिया में उसको आपकी कंपनी के बारे में, आपकी सैलरी के बारे में नॉलेज है और वो एक मेंटेनेंस का केस डाल देती है। अब दोस्तों, यहाँ पर आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आपके बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो आप थोड़ा अवेयर रहिए, यानी कि जहाँ आपकी पत्नी रहती है वहाँ का जो फैमिली कोर्ट है वहाँ पर आप निगाह रखिए उसकी कॉज लिस्ट पर, और ऑनलाइन भी आप निगाह रखिए। लेकिन कई बार देखो कई जगहों पर होता है ऑनलाइन पार्टी नेम जो है वो अपडेट नहीं होता। जैसे हमारे यहाँ पे भी क्या है, फैमिली कोर्ट की अगर आप कॉज लिस्ट देखोगे तो वहाँ पे सेक्शन मेंशन होगा, लेकिन पार्टी नेम वो लोग मेंशन नहीं करते। हमारे यहाँ ऐसे क्रिमिनल में अगर आप देखोगे तो एडवोकेट का नाम अपडेट नहीं करते, तो अगर 498 के जितने भी केस होंगे वो एडवोकेट नेम आपको नहीं मिलेंगे। तो ऐसा दोस्तों अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रैक्टिस है। तो हर जगह पर ऐसा भी नहीं है कि ऑनलाइन अपडेट हो ही रहा है कि आप ऑनलाइन देखोगे तो आप 100% कन्फर्म हो कि आपके ऊपर केस नहीं हुआ। इसलिए आपको फिजिकली भी थोड़ा सा चेक करते रहना होगा। जहां लड़की रहती है उस पर्टिकुलर जगह की जो फैमिली कोर्ट है वहां की कॉज लिस्ट में, चाहे किसी लोकल वकील को बोल के या किसी जानकार को बोल के, जो वहां देख सके कि भाई कोई ऐसा केस तो नहीं चल रहा। कारण इसके पीछे का क्या है मैं आपको बताता हूं। एक मामला हमारे पास आया, उस मामले के अंदर क्या हुआ, लड़के के ऊपर एक 125 सीआरपीसी का केस हुआ। लड़के को इसकी कोई भी जानकारी नहीं थी। लड़का कॉर्पोरेट सेक्टर में था, सैलरी काफी हाई थी, 4 लाख रुपए समथिंग उसकी सैलरी थी पर मंथ। अब क्या हुआ कि पत्नी को उसकी सैलरी के बारे में जानकारी है, उसकी कंपनी के बारे में जानकारी है, उसकी आईटीआर उसके पास है, यानी सारे प्रूफ है कि मेरा पति इतना कमाता है। उसने 125 सीआरपीसी का एक केस फाइल कर दिया। पति को कुछ नहीं पता, और इस 125 सीआरपीसी के केस में कभी भी पति के अकॉर्डिंग उसके पास कोई भी नोटिस नहीं आया। और सीधा दोस्तों कुछ समय के बाद, 1.5-2 साल के बाद, उसके पास एक वारंट आता है कि आपके ऊपर इतना पैसा पेंडिंग है, आप दीजिए, अदरवाइज आपको जेल भेज दिया जाएगा। अब दोस्तों, जब इस बारे में मालूमात की जाती है तो यह पता चलता है कि काफी समय पहले पत्नी ने एक 125 सीआरपीसी का केस डाला, वो एक्स पार्टी हो गया। कैसे एक्स पार्टी हो गया, किस तरह से करवाया गया पता नहीं, लेकिन एक्स पार्टी हो गया। और एक्स पार्टी होने के बाद चूंकि पति के इनकम के प्रूफ वहां पर थे, उन्हीं प्रूफ के आधार पर मेंटेनेंस लग गया। 4 लाख रुपए उसकी सैलरी बताई गई थी, 4 लाख रुपए पर ही मेंटेनेंस लगा, यानी 1 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से पत्नी को मेंटेनेंस ग्रांट कर दिया गया। अब दोस्तों 1 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से आप 1.5 साल का हिसाब लगाओ कितना एरियर हो गया, यानी 12 लाख तो सीधा सीधा 1 साल का ही बनता है, और 6 लाख वो टोटल 18 लाख का एरियर बन गया। जब मोटा एरियर जमा हो गया तो इसका एग्जीक्यूशन फाइल किया गया, और इतनी मोटी अमाउंट का रिकवरी वारंट जब आदमी को मिला तो उसका पूरा दिमाग घूम गया कि मेरे को इतना मोटा अमाउंट देना है। और अब दोस्तों रास्ता बताओ क्यों, क्योंकि देखो वारंट आपके पास आ गया, इसका मतलब है कि आपको पैसा तो जमा करना पड़ेगा, फुल्ली और पार्शियली करना तो पड़ेगा इनिशियली। अब अगर आप इसको चैलेंज भी करते हैं ऑर्डर को हाई कोर्ट में, तो दोस्तों उसके लिए क्या होता है, जिस दिन ऑर्डर हुआ उसके 3 महीने को चैलेंज करना होता है। लेकिन इस केस में टाइम बहुत ज्यादा ओवर हो चुका है। चलिए इसके बाद फिर मान लेते हैं किसी तरह से हमने लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र दे करके फिर भी किसी तरह से हाई कोर्ट में एडमिट करवा दिया। लेकिन दोस्तों वहां पर भी क्या टेंडेंसी होती है कि यदि आपके ऊपर एरियर बंधा हुआ है तो आपको उस एरियर पे स्टे जनरली नहीं मिलता। ठीक, बहुत ज्यादा होता है तो पार्शियली मिल जाता है कि चलो आधा पैसा जमा कराओ फिर देखते हैं। तो दोस्तों 9 लाख रुपए तो आपको फिर भी देने पड़ गए, और बाकी के बचे 9 लाख रुपए, उसके लिए सुनवाई होगी, वो भी कम होते हैं या नहीं होते इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो दोस्तों आप फंस गए पूरे तरीके से, आपके ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन आ गया।
अब आपके पास कोई रास्ता नहीं है। अगर करंट टाइम पे आपके पास पैसे नहीं है या है भी, बट दोनों ही कंडीशन में आपको पैसा देना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी करके दो। ऐसे में आदमी के पास कोई रास्ता शेष नहीं, चैलेंज करके भी उसको कुछ नहीं मिल रहा है, केस को चला के भी उसको कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये स्थिति किसी के साथ भी बन सकती है। ऐसे वर्स्ट 2-3 केसेज मेरे पास अभी तक आ चुके हैं। अभी रिसेंट जो केस आया उसके बेस पे मैंने आपको बताया। अनफॉर्चुनेटली हम भी उसको क्या रास्ता बताएंगे, ज़्यादा ज़्यादा यही बता सकते हैं कि भाई आप जाकर के हाई कोर्ट में अपील कर लो, जो रिलीफ मिल सकता है मिल जाएगा, बस इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं। मेंटेनेंस बंद करने का कोई उपचार है नहीं। तो इसलिए दोस्तों आपको खुद अवेयर रहना है। यदि आप केस में अपेयर होते, अपना डिफेंस करते तो शायद रिजल्ट कुछ और होता, लेकिन हमें डिफेंस का मौका ही नहीं मिला और हमारे पेपर्स के आधार पर मेंटेनेंस ऑर्डर अपने पक्ष में करवा के, एरियर बनवा के, एग्जीक्यूशन डाल के हमारा वारंट जारी कर दिया गया। अब दोस्तों आप सोचिए कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि ये सारी चीजें चल रही हैं। इसका एक ही उपाय है, केवल अवेयरनेस। और उम्मीद करता हूं आपको इस जानकारी से काफी हेल्प मिलेगी और अपने बचाव सुनिश्चित करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।